वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अभी हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, है ना। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में देखेंगे यहाँ पे कि हमारे बॉडी में जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना, ऑल द इंपॉर्टेंट ऑर्गन प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी इज या आर प्रोटेक्टेड बाय द बोनी स्कल, है ना। हड्डियों से प्रोटेक्टेड होता है, घिरा हुआ होता है, हड्डियों से घिरा हुआ होता है। अब चाहे वो हेड की बात करें या फिर बॉडी में इस पोर्शन की बात करें, चेस्ट कैविटी की बात करें। जैसे हम लोग देखते हैं ब्रेन, दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी ना। दिस ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय व्हाट? स्कल। ये खोपड़ी के, ये जो देखते हो चोट लगता है तो टन से आवाज करेगा, लेकिन ब्रेन को बहुत कुछ नहीं होता है, ब्रेन को इंजरी नहीं होता है। ब्रेन थोड़ा सा भी ऐसे करेगा ना, कोई ऊपर से अगर मार देगा तो लगेगा कि ब्रह्मांड हिल गया, है ना, क्योंकि पूरा ब्रेन जो है वो कंपन हो जाता है, ब्रेन में वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है। इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसको बोन प्रोटेक्ट किया। समझो कि हमारे जो गॉड है वो किस तरीके से हमारे बॉडी को डिजाइन किया, उनसे बड़ा कोई इंजीनियर है क्या? हमारे जो गॉड है वो इस तरीके से देखोगे कि आई यहीं पे क्यों है, कभी सोच करके देखना। नोज यहीं पे है तो क्यों है, माउथ यहीं पे है तो क्यों है, पेट यहाँ के जगह पे पेट निकल जाता है, बहुत लोगों को परेशानी होता है, यहाँ पे रहता है, नहीं समझे, ये यहीं पे क्यों है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि पेट यहाँ पे है तो पेट निकलने का प्रॉब्लम हो जाता है। अगर ये बोन जो है वो यहीं तक है, ये बोन अगर यहाँ तक रहता तो क्या पेट किसी का कभी निकलता? नहीं ना निकलता। सोचो क्या डिजाइन किया हुआ है ना। कान यहाँ पे है तो देखो यहाँ पे ये इस तरीके से ये बाहर में उभरा हुआ है, निकला हुआ है। आखिर ये क्यों निकला हुआ है, कभी सोच करके देखो। ये नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, पड़ता तो है ना। कैसे डिजाइन किए हैं हमारे बॉडी को, कैसे कभी कुछ लगता है कि बड़ा अजब तरीके का है, कभी उबाऊपन लगना चाहिए, ये अजब तरीके का है, यहाँ पे क्यों है, ये पीछे रहता है, वहां आगे रहता है, वो पीछे रहता है, ऐसा होना चाहिए था ना, लगना चाहिए था। कभी उबाऊपन लगा अपने बॉडी कंस्ट्रक्शन से, कभी उबाऊपन लगा है? किसी को नहीं लगता उबाऊपन। क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी ऑर्गन आर प्लेस्ड एट देयर एप्रोप्रिएट पोजीशंस। जो भी ऑर्गन हमारे बॉडी में दिख रहे हैं सारे के सारे क्या अपने जगह पे, अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे, अपने एप्रोप्रिएट पोजीशन पे मौजूद है हमारे बॉडी में, है ना। इसलिए हम लोग को कभी उबाऊपन नहीं लगता है ना। दो आंख का जो हम लोग बात करते हैं, जब लाइट पर आएंगे तो वहां पे समझ में आएगा कि दो आंख का इंपॉर्टेंस क्या है। ये 180 डिग्री तक दिखा सकता है, 180 डिग्री तक ये विजन करा सकता है। और साथ ही साथ एक आंख से जब देखोगे तो एक आंख से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से नहीं देख सकते, नीट एंड क्लीन नहीं हो सकता है। एग्जैक्ट डिस्टेंस का ये पता नहीं चल पाता कि कितने दूरी पे सामने वाला कोई ऑब्जेक्ट है। ये सब तरह तरह का प्रॉब्लम होता है, उस पर हम लोग भी डिस्कस नहीं करेंगे। चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। तो ब्रीदिंग का मतलब यहाँ पे हम लोग देखें कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, शुरू किए थे कि हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है, नॉट ओनली रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आर प्रोटेक्टेड बाय बोनी केज। रिब, यहाँ जो लंग्स जो देखते हो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना, ये क्या है? रिब केज से प्रोटेक्टेड है। रिब केज यानी रीढ़ की हड्डी इसको हम लोग बोलते हैं, पसली इसको बोलते हैं, इस सब के माध्यम से प्रोटेक्टेड है। इसी में हार्ट है ना। पीछे किडनी देखोगे तो देखोगे यहाँ तक तो बोन ही है और यहाँ खाली हो गया, और फिर यहाँ पे तुमको बोन मिलेगा क्योंकि किडनी यहीं पे है, बैक पोर्शन है, लोअर बैक ऑफ आवर बॉडी बोन है। ब्रीदिंग में क्या होता है ना, कि एयर जब इन करेगा तो एयर इन करेगा, एयर डिफ्यूजन इन करेगा। कब इन करेगा डिफ्यूजन? जब वॉल्यूम बढ़ेगा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा। लंग्स का वॉल्यूम जैसे ही बढ़ेगा तो एयर आउटसाइड से इनसाइड की तरफ आएगा, है ना। फिर लंग्स जब चिपकता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इसके अंदर जो एयर है वो बाहर में आउट करेगा। यानी समझ लो यहाँ पे कि ब्रीदिंग में क्या होता है कि हमारा लंग्स का स्पेस बढ़ जाता है, और स्पेस बढ़ने के कारण क्या हुआ, स्पेस जैसे ही बढ़ेगा तो बाहर इम्पटी बढ़ा ना, है ना, बढ़ा, इम्पटी स्पेस बढ़ा तो ऑक्सीजन जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा। और जब हमारा लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजन अंदर से बाहर की तरफ एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है, इसी को ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे, ये रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारा ये है, नोज से शुरू होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से शुरू होता है? नोज से शुरू होता है। इसके बाद जो हम लोग चलते हैं, ये नेजल पैसेज है, और यहाँ पे देखोगे कि ये माउथ है तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है ना।
ये जो ओसोफेगस जिसको हम लोग पढ़े थे, तो ओसोफेगस का दो पार्ट होता है, एक होता है फेरिंग्स और दूसरा होता है लैरिंग्स, है ना। फेरिंग्स और लैरिंग्स, लैरिंग्स को हम लोग विंड पाइप बोलते हैं, फेरिंग्स को हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। तो देखोगे ना, रिस्पिरेटरी जो ट्रैक है वो आगे होता है और डाइजेस्टिव ट्रैक यानी जो ओसोफेगस जो वो सिंपल बाहर से दिखने में एक ट्यूब है, लेकिन अंदर में ये दो चेंबर बना हुआ होता है, एक लैरिंग्स का दूसरा फेरिंग्स का। लैरिंग्स के माध्यम से क्या होता है, विंड पाइप के माध्यम से एयर हमारे बॉडी में स्प्रेड करता है, और फूड पाइप के माध्यम से, फेरिंग्स के माध्यम से क्या होता है, फूड पार्टिकल हमारे बॉडी में मूव करता है। ये दोनों यहीं से अलग हो जाता है, दोनों यहीं से अलग हो जाता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम से बिलोंग करेगा फेरिंग्स। ये मतलब अभी रिस्पिरेटरी सिस्टम को हम बताया, डाइजेस्टिव सिस्टम इसी में थोड़ा सा पीछे हट करके शुरू होता है। क्लियर? तो देखेंगे यहाँ पे, समझेंगे यहाँ पे कि क्या होता है। नोज, ये जो आउटर जो ओपनिंग है इसको हम लोग नोज या नोस्ट्रिल बोलते हैं। इसके बाद ये नेजल पैसेज हुआ, यहाँ से एक पैसेज, यहाँ से एक चैनल बनता है, ट्यूब बनता है, जिसको नेजल पैसेज बोलते हैं। तो देखोगे ना, इसमें क्या दो चीज मौजूद होता है, एक होता है हेयर्स और दूसरा होता है म्यूकस। यहाँ पे इस नेजल पैसेज में क्या होगा, हेयर मौजूद होता है। हेयर क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करने का काम करता है। नाक में बाल होता है, उस बाल का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज है, वो एयर को फिल्टर करता है, यानी डस्ट पार्टिकल को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। डस्ट पार्टिकल को एब्जॉर्ब करने का काम करता है कौन, हेयर, फिल्टर करने का काम करता है। क्लियर? उसके बाद क्या होगा कि कुछ ऐसे भी डस्ट पार्टिकल, बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जो फाइन पार्टिकल्स को हेयर जो है फिल्टर नहीं कर पाता है। तो देखोगे ना, नाक का जो इनर जो वॉल है, उस वॉल से क्या होता है, हमेशा म्यूकस का सिक्रीशन होते रहता है, चिपचिपा पदार्थ का सिक्रीशन होते रहता है, स्राव होते रहता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? वो स्राव क्या होता है, ये हमेशा हमेशा मॉइस्ट सरफेस बना करके रखता है नाक के अंदर में। जो फिल्टर हो गया हेयर से वो हो गया, और जो नहीं होगा वो क्या होगा, इसमें जाकर के चिपक जाता है वॉल में। उसी को ना लोग उंगली डाल करके एकदम खरोच करके निकालता है। बात समझ में आए? तो क्या है, ये डस्ट पार्टिकल को निकालने का काम करता है। अब यहाँ से क्या हुआ है, फिल्टर्ड एयर जो है वो किसके माध्यम से, ट्रेकिया के माध्यम से अंदर आएगा। यहीं पे देखोगे, यहाँ पे ये देखो वॉइस बॉक्स है ना, इसको हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं। यहाँ पे वॉइस बॉक्स यानी साउंड बॉक्स। यहाँ पे देखो ना, वोकल कॉर्ड मौजूद होता है इस लैरिंग्स में, है ना। वॉइस बॉक्स में क्या होता है, वोकल कॉर्ड मौजूद होता है, जिसके बारे में क्लास 9th में पढ़े होगे। यहाँ पे फाइन, ये टीनी पोर्स होता है, एकदम फाइन पोर्स होता है। उस पोर्स के माध्यम से जब एयर बाहर की तरफ निकलता है, एयर जब मूव करता है, या फिर जब मूवमेंट जैसे ही एयर का होगा तो वो मूव करता है, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है। ऐसी वाइब्रेशन के चलते क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। हम लोग पढ़े हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, द साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन्स या ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वाइब्रेशन हुआ, साउंड प्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे हम लोग वो चीज नहीं देखना है, वॉइस बॉक्स के बारे में देखिए। आप देखोगे यहाँ पे एक कार्टिलेजिनस ट्यूब होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं, है ना। ये ट्रेकिया आगे जाकर के ये ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता है ना, और ये बन जाता है क्या, ब्रोंकस। क्या बन गया, ब्रोंकस। दोनों, एक ब्रोंकस एक लंग में जाकर के खुला, दूसरा ब्रोंकस दूसरे लंग में जाकर के खुला, ठीक है ना। अब ये ब्रोंकस आगे जाकर के लंग्स में क्या हो जाता है, ये ब्रांच हो जाता है। ये ब्रोंकस जो आगे जाकर के ब्रांच होकर के ब्रोंकियोल्स बना लेता है, वैसे ही इसमें भी ब्रोंकियोल्स बना लेता है। क्लियर? ये सारा का सारा पोर्शन जो देख रहे हैं वो चेस्ट कैविटी का पोर्शन देख रहे हैं। ये लंग्स है, लेफ्ट लंग्स, और ये लेफ्ट लंग्स है, राइट लंग्स देखते हैं। तो लेफ्ट लंग जो होता है ना वो थोड़ा सा छोटा होता है ना, राइट लंग से। क्यों छोटा होता है, क्योंकि इधर जो है ना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिलोंग करता है, लेफ्ट साइड में डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। तो डाइजेस्टिव स्टोमक के प्रेजेंस होने के चलते, स्टोमक के होने के चलते लेफ्ट लंग का साइज जो है वो क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है इन कंपेरिजन टू राइट लंग। क्लियर? अब देखें, ये रिस्पिरेटरी सिस्टम है। यहाँ पे नीचे में देखते हैं एक डायफ्राम है ना, जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये डायफ्राम क्या करता है, ये डायफ्राम जो है वो क्या करता है, सेपरेट करता है रिस्पिरेटरी सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग अलग करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके ऊपर है, डायफ्राम के ऊपर, और डाइजेस्टिव सिस्टम इस डायफ्राम के नीचे। क्लियर? अब देखते हैं यहाँ पे, ये जो वो प्लूरल मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है लंग्स, है ना, प्लूरल मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। अब देखेंगे यहाँ पे कि जब ऑक्सीजन इसके तरफ इन करेगा, इनसाइड जब इन करेगा तो कैसे ये मूव करता है उसके बारे में देखेंगे। लंग्स में ऑक्सीजन चला गया, लंग्स में ऑक्सीजन चला गया,
जब ऑक्सीजन लंग्स में चला जाता है तो इनहेल जब हम लोग करते हैं तो ऑक्सीजन रिच एयर हमारे इसमें आता है, लंग्स में आता है, ऑक्सीजन रिच एयर हमारे लंग्स में आता है। अब क्या करता है कि ये जो देख रहे हो ना ब्रोंकियोस, देखिए ब्रोंकियोस के ऊपर में ये अंगूर के गुच्छा के जैसा दिखता है जिसको बोलते हैं एल्वियोली। क्या कहते हैं? एल्वियोली, ग्रेप्स के गुच्छा के जैसे मिलेगा। इसी के ऊपर में एल्वियोली के ऊपर में डॉटेड स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक एक छिद्र होता है, टीनी पोर्स होता है। उसी टीनी पोर्स के माध्यम से गैसियस एक्सचेंज होता है। यानी क्या हुआ कि जो डिजॉल्व यहाँ पे जो ऑक्सीजन है एयर में, उस ऑक्सीजन को ये क्या करता है एल्वियोलर सैक के माध्यम से डिफ्यूजन प्रोसेस के माध्यम से ट्रैप होगा, ऑक्सीजन लेगा और इस एल्वियोली में बहुत सारे ब्लड वेसल्स स्प्रेड किए हुए होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे ब्लड वेसल्स स्प्रेड किए होते हैं। ब्लड वेसल्स में ब्लड मौजूद है ना, तो ये ऑक्सीजन को ब्लड जो है वो क्या करेगा? ट्रैप करेगा अपने अंदर, और ट्रैप करेगा। ट्रैप करने के बाद क्या करता है? ब्लड वेसल्स में ब्लड है, ब्लड में इंटरमिक्स करता है ऑक्सीजन और वो ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी सेल में चला जाता है और हर एक सेल में ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। ऑक्सीजन जो फिर वहां पे फूड का ब्रेकडाउन करता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के माध्यम से, वहां पे एनर्जी लिबरेट करेगा और सेल में जो CO2 जो मौजूद होता है वो फिर ब्लड जो आकर के कहां छोड़ देता है? लंग्स में छोड़ देता है। लंग्स में रिलीज कर दिया सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के माध्यम से, और लंग्स से फिर क्या है? ये एक्सेलेशन के माध्यम से ये आउट हो जाता है। यही मैकेनिज्म है किसका? रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म समझ में आता है। अब यहाँ पे लंग्स के अंदर जो हम लोग देख रहे हैं ये एल्वियोली है, ये एल्वियोली ग्रेप्स के जैसा है और ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये इतना ज्यादा बड़ा होता है, इतना ज्यादा बड़ा होता है, लार्ज सरफेस एरिया ये प्रोवाइड करता है। इसीलिए हम लोगों में ब्रीदिंग रेट क्या होता है? स्लो होता है। क्या होता है? स्लो होता है। यहां तक क्लियर? यहां तक में कोई दिक्कत? अब देखते हैं कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो देख रहे हैं वो क्या है? रिब केज से प्रोटेक्टेड है। रिब केज से प्रोटेक्टेड है, यानी अगर मान लो कि झटका लगा, जर्क लगा, चोट लगा, तो चोट लगा ना तो यही इसको कंट्रोल कर लेता है। कौन? रिब केज ही प्रोटेक्ट कर लेता। अगर हमारे बॉडी में रिब केज नहीं होता तो जैसे हम लोग मंदिर वगैरह भीड़ भाड़ वाले जगह पे पहुंचते हैं तो वहां पे क्या होता है? अनफॉर्चुनेटली ये दबेगा तो हम लोग पूरा का पूरा एकदम, जैसे मेढक रोड पे बरसात के मौसम में गाड़ी से कैसे फचाक से उड़ता है, वैसे हमारे बॉडी का भी ऑर्गन क्या हो जाएगा? एकदम फरकच्चा, उसका एकदम फरकच्चा उड़ जाएगा। नहीं समझे? हम लोग ये रिब केज के कारण ही बहुत सारा ये ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, रिस्क हम लोग ले लेते हैं। जैसे मंदिर में जाना है, खूब भीड़ लगा हुआ है, तो दिमाग नहीं लगाना है वहां पे। मंदिर में जाना है, बाबा के पास जाना है अगर जल चढ़ाने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं? बस केवल हाथ फंसा लो किसी तरीके से, बॉडी का कोई पार्ट को फंसा लो, उस भीड़ में फंसा लिया तो एक झटका लगेगा तो मंदिर के नजदीक, बाबा के नजदीक पहुंच जाओगे। ठीक है ना? वहां जो पूजा पाठ करना है कर लो। अब भीड़ तो वैसे ही रहेगा, दिमाग केवल इतना लगाना है कि उस भीड़ में हाथ केवल फंस जाए, खिंचा तो जैवे करोगे, बिना एनर्जी का वहां पहुंच जाओगे। हाँ, तुम अंदर में बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए क्योंकि दबाएगा उसमें, है ना? तो वो चीज बर्दाश्त करने का क्षमता होनी चाहिए। जब अंदर में पूजा कर लो तो फिर क्या करो? उठो और उस भीड़ बोल वाले में फिर हाथ केवल डाल करके बॉडी का कोई पोर्शन फंसा लो, फिर तुम बाहर एक बार, है ना? तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोग ऐसे ही दिमाग से चलते और काम करते हैं। रिब केज का प्रोटेक्शन हम लोग देखें यहाँ पे, रिब केज वही प्रोटेक्ट करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, किसी तरीके का कोई जर्क ना लगे, है ना? ये चीज हम लोग देखें। अब आगे जो हम लोग यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो इनहेलेशन लेते हैं, समझोगे तो इनहेलेशन में क्या होता है? यहाँ पे हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, हम लोग मिक्सचर ऑफ एयर लेते हैं। मिक्सचर ऑफ एयर लेते हैं और इस एयर में और भी गैसेस मिले हुए होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। बुक में देखोगे तो जो इनहेल्ड एयर होता है उसमें ऑक्सीजन देखोगे 21% रहता है और CO2 उसमें भी 0.04% होता है ना? उसके साथ साथ वाटर वेपर उसमें कुछ अमाउंट में होते हैं जो सांस लेते हैं उसमें, सांस छोड़ते हैं उसमें देखोगे, उसमें जो छोड़ते हैं उसमें भी ऑक्सीजन 16.4% हम लोग बाहर एक्सहेल करते हैं, है ना? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज वहां पे इनहेलेशन में 0.04% था, यहाँ पे 4.4% हो जाता है एक्सहेलेशन में, है ना? और ये वाटर वेपर जो वो क्या हो जाता है? लॉट हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ तक हम लोग देखें। अब रेट ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग रेट मतलब क्या?
नंबर ऑफ ब्रीदिंग ऑकर्स या टेक्स प्लेस इन 1 मिनट, दिस इज कॉल्ड एज द ब्रीदिंग रेट। 1 मिनट में जितने बार हम लोग सांस लेते और छोड़ते हैं उसी को क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। और ये ब्रीदिंग रेट जो है वो 15 to 18 टाइम्स हमारे बॉडी में होता है, बट ये वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू आवर एक्सरसाइज एक्टिविटी। जब हम लोग ज्यादा विगरस वर्क कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, तो रेस्पिरेशन रेट ज्यादा होता है, ब्रीदिंग रेट ज्यादा होता है। जब हम लोग रेस्ट फेज में होते हैं तो ब्रीदिंग रेट कम होता है। और इतना ही नहीं, हम लोग जो देखते हैं कि ब्लड का काम क्या है, तो ब्लड का काम क्या है, ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। तो ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है जानते हो, ब्लड में हेमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट है। वो हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने में कैप्चर करता है, उसको अट्रैक्ट करता है, ऑक्सीजन को अपने में अट्रैक्ट करता है और उसको बॉडी से क्या करता है, आउट करने का काम करता है, एक्सहेल करने का काम करता है। कौन, हेमोग्लोबिन। जो ब्लड में हेमोग्लोबिन मिक्स है वो, ठीक है ना। अब देखोगे यहाँ पे कि अगर हेमोग्लोबिन की कमी हो गई है ब्लड में, लोग बोलता है ना ऐसे भी कि ब्लड की कमी हो गई, तो ब्लड का जनरली कमी महिलाओं में ही होता है ना, पुरुष में नहीं होता, जेंट्स में नहीं होता है। तो ब्लड की कमी हो गई, तो ब्लड की कमी मतलब क्या, हेमोग्लोबिन की कमी हो गई है। हेमोग्लोबिन की कमी होने से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड का घट जाता है, जिसके कारण रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम होता है, उसमें सांस लेने में तकलीफ होगा, जल्दी जल्दी सांस लेगा, है ना, हमेशा थका हुआ रहेगा, वीकनेस आना शुरू हो जाता है ना, ये सब प्रॉब्लम कुछ होना शुरू हो जाता है। अब वैसे भी देखोगे कि हेमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज क्या है हमारे बॉडी में, तो 12 to 18 ग्राम पर डीएल, है ना, यानी 12 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर ये हमारे बॉडी में मौजूद होता है। क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पे कि एक चीज और देखोगे कि अगर हमारे बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड अगर मिल रहा है, यानी O2 हम लोग ले रहे हैं और CO2 रिलीज कर रहे हैं, किसी कारण से अगर CO2 हमारा बॉडी लेगा, किसी कारण से अगर CO2 नहीं, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड लेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, पॉइजनस गैस होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस होता है। वो क्या करता है, वो सबसे पहले हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, डैमेज करने का काम करता है। कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, ये पॉइजनस गैस होता है। और ज्यादा मात्रा में अगर ये गैस हमारे बॉडी के अंदर चला जाए तो हम लोग मर सकते हैं। ये गैस कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो पहले भी पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में कि जहां पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है, किसी चीज को जलाते हैं और वो अगर फ्लेम के साथ नहीं जलता, अगर वो सुलगता है तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रहा है। लोग सिगरेट पीता है ना, तो सिगरेट डायरेक्ट पीने से उतना इफेक्ट नहीं होता जितना उसमें से पीता है ना। तो देखोगे यहाँ से जहां जल रहा होता है वहां से धुआं ऐसे ऐसे डांस करते हुए निकल रहा होता है, वो निकल करके सांस के माध्यम से गया तो उसको नशा प्रोवाइड करता है। एक तो निकोटीन नशा प्रोवाइड करता है और दूसरा क्या है, मोनोऑक्साइड जो निकल रहा है, मोनोऑक्साइड भी बहुत ज्यादा नशा प्रदान करता है। और यही धीरे धीरे ब्रेन कॉन्शियस करता है। और लंबे समय तक अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ले लोगे तो आदमी मर सकता है। नहीं सुनते हो जाड़े के मौसम में कि दादाजी सोए थे या सोए रह गए, रात में खा पी करके सोने के लिए गए, सोए हुए रह गए। तो गौर करके देखोगे कि पहले लोग क्या करते हैं, अब ना हीटर चल चुका है ना। अभी भी ग्रामीण परिवेश में हम लोग क्या देखते हैं कि लोग आग वगैरह जला करके बेड के नीचे रख करके जाते हैं सोने के लिए। तो अगर पूरा का पूरा जला हुआ तो कोई बात नहीं है, नया लकड़ी रख करके तब जाओगे सोने के लिए तो क्या वहां पे धुआं प्रोड्यूस होगा, है ना, कंबशन हो रहा है, तो मोनोऑक्साइड गैस निकल रहा है। मोनोऑक्साइड आदमी लेगा और धीरे धीरे लेते लेते नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है ना। बैठ करके अगर आग सेक रहे हो और मोनोऑक्साइड अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो देखोगे बड़ी सुकून तुमको देगा, बहुत राहत देगा, मतलब पूरा एकदम घुमाएगा, एकदम शरीर को नशीला बनाते जाता है। तो इतना नशीला बना देगा ना कि हम जान रहे हैं कि हमको मोनोऑक्साइड मिल रहा है, लेकिन नर्वस सिस्टम जो है समझ रहा है, ब्रेन समझ रहा है, लेकिन नर्वस सिस्टम काम ही नहीं करेगा, पैर खड़ा ही नहीं होने देगा, तुमको भागने ही नहीं देगा। और इस तरीके से जकड़ करके आदमी मर जाता है। बात समझ में आया कि नहीं। तो मोनोऑक्साइड का बहुत बैड इंपैक्ट हमारे बॉडी में पड़ता है। अगर ये रेस्पिरेशन के माध्यम से, ब्रीदिंग के माध्यम से हमारे बॉडी में जाएगा तो हम लोग को, हमारे लाइफ को डैमेज कर देगा, सत्यानाश कर देगा, ठीक है ना। तो बस ये आपका रेस्पिरेशन यहाँ पे समाप्त हुआ, है ना। और प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे, है ना। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक इमीडिएटली पहुंच जाया करे, ठीक है ना। थैंक यू।